नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो है तो लगभग 2500 साल पुरानी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आज के लिए ही लिखी गई हो। ये कहानी है प्लेटो के गुफा के रूपक की, मतलब एलिगरी ऑफ द केव। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चश्मे की तरह है जिससे हम देख सकते हैं कि हम दुनिया को कैसे समझते हैं, सच और भ्रम के बीच की लकीर क्या है, और ज्ञान की तरफ बढ़ने का सफर वो कितना मुश्किल और जरूरी है। आज हम इसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्लेटो की ये गुफा आज हमारे सोशल मीडिया फीड्स में, हमारे न्यूज़ चैनल्स में कहाँ-कहाँ मौजूद है। और ये चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि ये कहानी प्लेटो की किताब द रिपब्लिक के कह सकते हैं दिल में है। ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है, ये समाज, शिक्षा और एक पढ़े लिखे इंसान की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, इस पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है। प्लेटो असल में हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। क्या? कि जिसे हम हकीकत मानकर जी रहे हैं, क्या वो वाकई हकीकत है या सिर्फ परछाइयों का खेल? चलिए तो फिर उसी खेल से शुरू करते हैं। भाई, कहानी कुछ इस तरह है कि कुछ लोग जन्म से एक अंधेरी गुफा में कैदी हैं। उनकी गर्दन और पैर जंजीरों से ऐसे बंधे हैं कि वो सिर्फ अपने सामने वाली दीवार को ही देख सकते हैं, न दाएं न बाएं न पीछे, बस सामने की दीवार। उनके पीछे थोड़ी दूरी पर आग जल रही है और उस आग और कैदियों के बीच से कुछ लोग तरह तरह की चीजें लेकर गुजरते हैं, जैसे लकड़ी के जानवर, मूर्तियां, बर्तन, और उन चीजों की परछाइयां सामने दीवार पर पड़ती हैं तो कैदियों को सिर्फ वही परछाइयां दिखती हैं। हाँ, उनके लिए बस वही दुनिया है, वही हकीकत है। हाँ, और प्लेटो के लिए ये गुफा हमारी जानी पहचानी दुनिया का प्रतीक है। वो दुनिया जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों से, अपनी आंखों कानों से महसूस करते हैं। प्लेटो का मानना था कि हम में से ज्यादातर लोग इन्हीं कैदियों की तरह हैं। हम जिसे सच समझते हैं वो असल में सच की एक परछाई मात्र है। तो ये परछाइयां असल में हैं क्या? मतलब क्या ये सिर्फ झूठ है या कुछ और भी? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ कोरा झूठ नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये अधूरा सच है। अच्छा। ये हमारे समाज की परंपराएं हैं, सुनी सुनाई बातें, अधूरी जानकारी और वो धारणाएं जिन्हें हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। ये परछाइयां सच से जुड़ी हैं, पर वो खुद सच नहीं है, और यही बात उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है क्योंकि हमें लगता है कि हम सच देख रहे हैं। ये सुनकर मुझे आज का दौर याद आ रहा है। क्या हम कह सकते हैं कि हमारा सोशल मीडिया फीड भी एक तरह की गुफा है? बिल्कुल। जहां एल्गोरिदम हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, और हमें लगता है कि पूरी दुनिया वैसे ही सोच रही है। वो भी तो एक तरह की परछाइयां ही है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। आज के दौर में ये रूपक और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गया है। सोशल मीडिया के इको चेंबर्स और फिल्टर बबल्स हमारी अपनी बनाई हुई डिजिटल गुफाएं हैं। हमें एडिट की हुई तस्वीरें, एक खास एंगल से दिखाई गई खबरें और इन्फ्लुएंसर्स के विचार दिखते हैं, और हम उन्हें ही पूरी हकीकत मान लेते हैं। हम भी उन कैदियों की तरह ही तो हैं जो दीवार पर नाचती परछाइयों को देखकर बहस कर रहे हैं, ये जाने बिना कि असली दुनिया तो कहीं और है। तो ये कैदी अपनी परछाइयों की दुनिया में जी रहे हैं। इस दुनिया को चुनौती कैसे मिलती है? कहानी में कुछ बदलता है क्या? हाँ, यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। प्लेटो कहते हैं, सोचो कि एक कैदी को अचानक आजाद कर दिया जाता है। उसकी जंजीरें खोल दी जाती हैं और उसे मुड़कर देखने के लिए मजबूर किया जाता है। जब वो पहली बार पीछे जल रही आग को देखता है तो उसकी आंखों में तेज चुभन होती है। सब कुछ धुंधला नजर आता है। ये थोड़ी अजीब बात है। मतलब आजादी तो अच्छी लगनी चाहिए, पर उसे दर्द हो रहा है, वो कंफ्यूज हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि सच का सामना करना हमेशा आसान नहीं होता। प्लेटो यहां कह रहे हैं कि असली सीखना, असली ज्ञान की शुरुआत वो हमेशा असहज होती है। अच्छा। जंजीरों का टूटना हमारी जिज्ञासा और क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत का प्रतीक है। जब हम पहली बार अपने आरामदेह विश्वासों पर सवाल उठाते हैं तो एक मानसिक पीड़ा होती है, ठीक उस कैदी की तरह। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब हम पहली बार कोई ऐसी बात सुनते हैं जो हमारे परिवार या समाज के मान्यताओं के बिल्कुल खिलाफ हो। हाँ। अंदर एक बेचैनी होती है, लगता है कि या तो ये बात गलत है या फिर मैं आज तक जो मानता आया हूं वो सब गलत था। वो एक बहुत असहज एहसास होता है। बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब कोई नई जानकारी हमारे गहरे विश्वासों से टकराती है तो एक तनाव पैदा होता है, और उस तनाव से बचने के लिए हमारा दिमाग अक्सर उस नई जानकारी को ही खारिज कर देता है। इसीलिए लोग सच से भागते हैं। उस कैदी की पहली प्रतिक्रिया भी यही होती है। वो वापस मुड़कर अपनी जानी पहचानी परछाइयों को देखना चाहता है क्योंकि वो आरामदेह हैं। कहानी में एक बात मुझे हमेशा से थोड़ी
खटकती है। प्लेटो कहते हैं कि उस कैदी को जबरदस्ती घसीटकर गुफा से बाहर निकाला जाता है। कोई खुद से सच की तरफ क्यों नहीं जाना चाहता? ये इस रूपक का सबसे जरूरी हिस्सा है। प्लेटो का मानना था कि इंसान स्वभाव से थोड़ा आलसी होता है और अपनी अज्ञानता में ही खुश रहता है। सच की तरफ जाने वाली चढ़ाई मुश्किल है, दर्दनाक है, इसलिए हमें एक शिक्षक या गाइड की जरूरत होती है जो हमें उस रास्ते पर धकेले। अच्छा। शिक्षा सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि आत्मा को अंधेरे से उजाले की तरफ मोड़ने की एक जबरदस्ती वाली प्रक्रिया है। तो उसे बाहर निकाला जाता है, बाहर की दुनिया में जहां सूरज चमक रहा है, वहां पहुंचकर क्या होता है? धीरे तो वो लगभग अंधा हो जाता है। सूरज की रोशनी गुफा की आग से 1000 गुना ज्यादा तेज है। उसे कुछ भी साफ नहीं दिखता। प्लेटो यहाँ ज्ञान की प्रक्रिया को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं कि कैदी की आंखें धीरे धीरे अभ्यस्त होती हैं। पहले वो चीजों की परछाइयां देख पाता है, फिर पानी में उनका प्रतिबिंब, फिर रात में चांद और सितारों को देखता है, और बहुत अभ्यास के बाद वो असली चीजों को, पेड़ों को, इंसानों को दिन की रोशनी में देख पाता है। और सबसे आखिर में सूरज को। हाँ, सबसे आखिर में वो सीधे सूरज को देखने की हिम्मत जुटा पाता है, और तब उसे समझ आता है कि यही सूरज हर चीज का स्रोत है। इसी से मौसम बनते हैं, इसी से जीवन चलता है, और इसी की रोशनी की वजह से वो बाकी सब कुछ देख पा रहा है। ये उसकी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। तो ये सूरज क्या है? क्या ये किसी तरह से भगवान का प्रतीक है? ये एक आम धारणा है, लेकिन प्लेटो के लिए सूरज भगवान से ज्यादा एक विचार है। वो इसे परम शुभ का विचार कहते हैं, यानी फॉर्म ऑफ द गुड। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, पर आसान भाषा में कहें तो ये परम सत्य, ज्ञान और वास्तविकता का मूल स्रोत है। जैसे सूरज की रोशनी के बिना हम भौतिक दुनिया नहीं देख सकते, वैसे ही परम शुभ को समझे बिना हम असली ज्ञान, नैतिकता और सच्चाई को नहीं समझ सकते। मतलब ये ज्ञान का सबसे ऊंचा स्तर है। बिल्कुल। ठीक है। तो अब वो कैदी ज्ञानी बन गया है, उसने परम सत्य यानी सूरज को देख लिया है। अब तो उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, है ना? वो आजाद है, वो हकीकत जानता है। यहीं पर प्लेटो कहानी में एक और मोड़ लाते हैं, जो शायद सबसे दुखद और सबसे जरूरी है। अच्छा। वो कैदी जिसे अब सच पता चल गया है, उसे अपने पुराने साथी याद आते हैं जो अब भी गुफा में हैं, परछाइयों को ही सच मान रहे हैं। उसे उन पर दया आती है और वो फैसला करता है कि वो वापस गुफा में जाएगा ताकि उन्हें भी आजाद करा सके। लेकिन वो वापस क्यों जाता है? वो बाहर की खूबसूरत असली दुनिया में रह सकता था। उसे क्या जरूरत है उन लोगों के पास जाने की जो शायद उसकी बात भी ना सुने? क्योंकि प्लेटो के अनुसार यही एक दार्शनिक या ज्ञानी व्यक्ति का कर्तव्य है। ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं होता। जो व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश तक पहुंच गया है, उसकी ये सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि वो वापस जाकर दूसरों का मार्गदर्शन करे, भले ही ये काम कितना भी मुश्किल या खतरनाक क्यों ना हो। और ये खतरनाक साबित होता है। बहुत ज्यादा। जब वो वापस अंधेरी गुफा में पहुंचता है तो उसकी आंखें, जो अब सूरज की रोशनी की आदी हो चुकी हैं, अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाती। वो लड़खड़ाता है। जब वो बाकी कैदियों को बताने की कोशिश करता है कि जिसे तुम सच समझ रहे हो वो तो बस परछाइयां हैं, असली दुनिया तो बाहर है, तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं। वो उसकी बात पर यकीन नहीं करते। बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि देखो, बाहर जाने से इसकी आंखें खराब हो गई, ये पागल हो गया है। वो उसकी बातों से इतना चिढ़ जाते हैं कि अगर वो उन्हें जबरदस्ती आजाद करने की कोशिश करता है तो वो उसे जान से ही मार देंगे। ये तो प्लेटो के अपने गुरु सुकरात की कहानी लगती है। आपने सही पहचाना। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि यह हिस्सा सीधे सीधे सुकरात के जीवन से प्रेरित है। सुकरात ने भी एथेंस के लोगों को उनके अज्ञान से जगाने की कोशिश की थी, उनके विश्वासों पर सवाल उठाए थे, और बदले में एथेंस के समाज ने उन्हें मौत की सजा दी। सही बात है। लोग आरामदायक झूठ को असहज सच से ज्यादा पसंद करते हैं। वो अपनी जंजीरों से प्यार करने लगते हैं, और जो उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है उसे ही अपना दुश्मन मान बैठते हैं। पर क्या प्लेटो कोई तरीका बताते हैं कि उन कैदियों को यकीन कैसे दिलाया जाए? क्योंकि सिर्फ सच बता देना तो काम नहीं कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और प्लेटो इसका कोई आसान जवाब नहीं देते। उनका ज्यादा जोर दार्शनिक के कर्तव्य पर है, ना कि उसकी सफलता पर। यह रूपक असल में इस दुखद हकीकत को दिखाता है कि समाज और ज्ञानी व्यक्ति के बीच हमेशा एक तनाव बना रहता है। शिक्षक का काम रास्ता दिखाना है, पर उस रास्ते पर चलने का फैसला और मुश्किलें वो तो छात्रों को खुद ही झेलनी पड़ती हैं। वैसे इस पूरी यात्रा को प्लेटो ज्ञान के 4 स्तरों में भी बांटते हैं। ये समझना भी बहुत दिलचस्प है। बताइए, ये 4 स्तर क्या है? पहला स्तर है कल्पना, इमेजिनेशन। ये गुफा में परछाइयों को देखना है,
यानी सुनी सुनाई बातों को सच मान लेना। दूसरा स्तर है विश्वास, बिलीफ। ये गुफा के अंदर आग की रोशनी में असली चीजों को देखना है। ये हमारी इंद्रियों से मिलने वाली जानकारी है जो परछाइयों से बेहतर है, पर अभी भी पूरी हकीकत नहीं है। ठीक है। तीसरा स्तर है तर्क, रीजन। ये गुफा से बाहर की दुनिया की चीजों को समझना है। ये गणित और विज्ञान का स्तर है जहां हम तर्क का इस्तेमाल करते हैं। और चौथा, सबसे ऊंचा स्तर है समझ, अंडरस्टैंडिंग। ये सीधे सूरज को देखना है, मतलब परम शुभ के विचार को समझ लेना। ये दार्शनिक ज्ञान का शिखर है। इसे समझने के लिए क्या हम जलवायु परिवर्तन का उदाहरण ले सकते हैं? मैं एक कोशिश करती हूँ। हाँ, जरूर। पहले स्तर पर, यानी परछाइयों के स्तर पर, कोई कहेगा, अरे मौसम तो हमेशा बदलता रहता है, ये सब बेकार की बातें हैं। सही। दूसरे स्तर, विश्वास पर, शायद वो कहेगा, हाँ मैंने सुना है वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं, तो हो सकता है कुछ तो सच्चाई हो। बिल्कुल। तीसरे स्तर, तर्क पर, वो व्यक्ति खुद डेटा देखेगा, ग्राफ पढ़ेगा और समस्या के वैज्ञानिक आधार को स्वीकार करेगा। और चौथे स्तर पर? चौथे यानी समझ के स्तर पर, वो सिर्फ विज्ञान को ही नहीं समझेगा बल्कि इस संकट के नैतिक और दार्शनिक पहलुओं को भी महसूस करेगा। वो समझेगा कि ये सिर्फ एक वैज्ञानिक समस्या नहीं बल्कि इंसानियत के भविष्य का सवाल है, और फिर वो शायद इसके समाधान के लिए काम करने के लिए प्रेरित होगा। ठीक उस कैदी की तरह जो वापस गुफा में गया था। बहुत बढ़िया उदाहरण। आपने चारों स्तरों को आज के संदर्भ में बिल्कुल सही तरीके से जोड़ दिया है। यही इस रूपक की ताकत है। ये हमें एक फ्रेमवर्क देता है ये जांचने के लिए कि हम खुद ज्ञान के किस स्तर पर हैं। क्या हम सिर्फ परछाइयां देख रहे हैं या हमने सूरज को देखने की हिम्मत की है? तो आज के दौर में जब हमारे पास जानकारी का इतना बड़ा भंडार है, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि हम सब अपनी अपनी गुफाओं में और गहरे धंसते जा रहे हैं? क्योंकि जानकारी और ज्ञान में फर्क है। आज हमारे पास डेटा और फैक्ट्स की बाढ़ है, लेकिन उसे समझने, तर्क करने और एक बड़ी तस्वीर में फिट करने की क्षमता यानी ज्ञान, वो कम होता जा रहा है। एल्गोरिदम हमें हमारी पसंद की परछाइयां परोसते हैं। राजनीतिक प्रोपेगेंडा एक बनावटी हकीकत गढ़ता है और हम विशेषज्ञों की बात सुनने के बजाय उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमारी ही तरह सोचते हैं। प्लेटो की चेतावनी आज शायद पहले से कहीं ज्यादा सच है। हम में से ज्यादातर लोग एक भ्रम में जी रहे हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं है कि जो हम देखते हैं उस पर आंख बंद करके भरोसा न करें, सवाल उठाएं, सतही बातों से आगे जाकर गहराई से सोचें और समाज की मानी हुई बातों को चुनौती देने से न डरें। सही बात है। गुफा अज्ञानता है, बाहर की यात्रा सीखना है, सूरज परम सत्य है और गुफा में वापसी हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। प्लेटो का संदेश आज भी उतना ही शक्तिशाली है। हम सब किसी न किसी तरह की गुफा में हैं। हो सकता है ये हमारे पूर्वाग्रहों की गुफा हो, हमारे आराम की गुफा हो या हमारे डर की गुफा हो। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना सबक ये नहीं है कि हम गुफा में हैं। सबसे डरावना सबक ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जंजीरों से प्यार करते हैं और उस किसी भी व्यक्ति पर हमला कर देंगे जो हमें आजाद करने की कोशिश करेगा। असली लड़ाई अज्ञानता से नहीं है बल्कि उस अज्ञानता से मिलने वाले आराम से है। और इसी विचार के साथ हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हम सभी किसी न किसी तरह की गुफा में हैं, तो आज वे कौन सी परछाइयां हैं जिन्हें हम गलती से हकीकत मान रहे हैं और उन जंजीरों को तोड़ने के लिए